हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 18 मनी एंड क्रेडिट के क्वेश्चन आंसर्स को। तो ये इस लेसन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला वीडियो है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बन जाएगा। एक्सरसाइज सॉल्यूशंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया था चूज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में दिस इज अ फॉर्म ऑफ मनी टुडे। आज के डेट में ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है। तो वो क्या क्या? गोल्ड एंड सिल्वर, लाइफ स्टॉक, बैंक सेविंग अकाउंट या बिल्डिंग। तो बैंक सेविंग अकाउंट जो है वो आज के डेट में एक मनी का ही फॉर्म है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक पार्ट ये नहीं है। बैंक जो है वो आ जाता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आ जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडर हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में नहीं आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेडर। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है द इंटरेस्ट रेट इज़ हाई इन विच अकाउंट। तो जो अकाउंट है वो हम लोग पढ़े हैं ना कि 3 टाइप्स के होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिक्स डिपॉजिट। देन फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस थे। तो वहाँ पे फर्स्ट आपको पूछा है डैश इज़ अ मीडियम फॉर मेकिंग आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिंपल। तो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिंपल बनाने का एक मीडियम है मनी, या फिर अदर वर्ड्स में आप उसको करेंसी भी लिख सकते हो। तो ये दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है कोई भी जो 10 रुपये का नोट होता है उसके ऊपर किसका सिग्नेचर होता है? तो हर एक नोट के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर होता है, चाहे वो 10 रुपीज़ से हो या फिर वो 20, 50, 100, 1000 जो भी हो, उन सब में गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट ये है करेंसी इज़ इशूड बाई। कौन से बैंक से करेंसी जो है वो इशू होता है? तो इसका आंसर है आपका रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है लोन्स हैव अ फिक्स्ड। लोन्स में हमेशा एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लगा होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर इंटरेस्ट। और नेक्स्ट ये है सबसे कम इंटरेस्ट जो है वो कौन से अकाउंट पे मिलता है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा था, यहाँ पे पूछ रहा था हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पूछ रहा है लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों ही अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में था और लोवेस्ट जो है वो करंट अकाउंट में होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे करंट अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का क्या पर्पस है? तो क्रेडिट जो है वो एक टाइप का लोन है जो कि इंडिविजुअली बोरोवर्स लेते हैं, ताकि वो जो भी नीड्स हैं उनके उसको वो फुलफिल कर पाएँ, तो उनको पे कर पाएँ उसके लिए। नाउ क्रेडिट का क्या पर्पस हो सकता है? तो ये हेल्प करता है लोगों को कि उनका जो करंट या फिर फ्यूचर नीड है वो उसको वो फुलफिल कर पाए। ये इंक्रीज़ करता है चांसेस कि जो भी उनको इमीडिएटली कोई भी चीज़ अगर बाई करना है तो उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, उनके पास में नहीं है मनी तो वो क्रेडिट ले सकते हैं। क्रेडिट को आप बोल सकते हो कि वो लोन है ना, तो वो लोन के हेल्प से या क्रेडिट के हेल्प से जो है उस चीज़ों को जो भी उनको परचेज़ करना है वो ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से करेंसी का जो सर्कुलेशन है वो बना रहता है। और ये हेल्प करता है दोनों को ही, ट्रेडर को भी और कस्टमर को भी, ताकि वो अपने इमीडिएट इंटरेस्ट को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मेजर फॉर व्हाई इज़ अ मेजर फॉर मनी एसेंशियल। तो मनी को मेजर करना एसेंशियल क्यों है? तो मेजर फॉर मनी इज़ वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन एफिशिएंट एंड स्टेबल इकोनॉमी। अगर आपको इकोनॉमी को स्टेबल रखना है और उसका जो फंक्शनिंग है वो एफिशिएंट रखना है, तो उसके लिए मनी को मेजर करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अलाउ करता है कि इंसान जो है वो कंपेयर कर पाए प्राइजेस को। कंपैरिज़न ज़रूरी है ना, तो प्राइसेज़ को कंपेयर कर पाए और सिंप्लीफाई कर पाए अपने ट्रांज़ैक्शंस को, चाहे वो बायर्स और सेलर्स के बीच ही क्यों ना हो। और उसके बाद वो हेल्प करता है कि आप अपने इनकम को ट्रैक कर पाएँ, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर पाएँ, और साथ ही में वो सपोर्ट करता है कि आपके जो भी स्टेबल रहे मॉनेटरी पॉलिसीज़। और इसके अलावा वो फोस्टर करता है कि आपका इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शंस पे ट्रस्ट बना रहे। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि मनी को मेज़र करना जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जिसको कि डीडी बोलते हैं, तो इसका क्या पर्पस है? तो डिमांड ड्राफ्ट का क्या पर्पस होता है? इज़ टू प्रोवाइड ईज़ी एक्सेस टू फंड्स अलाउइंग अकाउंट होल्डर्स टू विथड्रॉ मनी व्हेन एवर नीडेड। जब भी मनी का उनको ज़रूरत हो उस टाइम पे लोग आराम से वहाँ से मनी जो है वो विथड्रॉ कर पाएँ, और जो भी फंड्स हैं उनको वो ईज़िली एक्सेस कर पाएँ। ये डिमांड ड्राफ्ट का मेन आप पर्पस बोल सकते हो। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करता है ट्रांज़ैक्शंस को, लाइक जो भी पेमेंट्स हैं और ट्रांसफ़र्स हैं
उन सबको और ऑफ़र करता है वो आपको सेफ्टी थ्रू इंश्योरेंस, और उसके अलावा मे अर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट भी इसके थ्रू अर्न कर सकते हो। ओवरऑल डिमांड ड्राफ्ट जो है वो हेल्प कर रहा है इंडिविजुअल्स को और बिजनेस मैनेजर्स को भी कि उनका जो फाइनेंस है वो एफिशिएंटली यहाँ पे उनके पास फंड्स जो है वो रेडीली अवेलेबल रहें उनके डेली एक्सपेंसेस के लिए। ये आपका हो गया फिफ्थ आंसर। देन आपके पास सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इन विच पीपल डिपॉजिट मनी। तो लोग जो अपने मनी डिपॉजिट करते हैं तो कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स है, तो हम लोग अभी पहले भी इस चीज़ को देखे टेक द करेक्ट ऑप्शन टाइम पे ही, कि जो बैंक है वो मेनली थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। एक होता है सेविंग्स अकाउंट, एक करेंट अकाउंट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट। जो सेविंग्स अकाउंट होता है ना, वो क्या हेल्प करता है कि लोग वहाँ पे अपना मनी या फिर जो भी इनकम है वो डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि उसको सेव कर पाएँ। वहीं पे जो करेंट अकाउंट है, वहाँ पे मनी जो है वो डिपॉजिट करते हैं ताकि वो उसको कभी भी विथड्रॉ कर पाएँ अपने डेली बेसिस पे जब भी उनको ज़रूरत है तब। और वहीं जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो हेल्प करता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो अपने मनी को लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे वो फिक्स करके रख पाएँ ताकि उन लोग को उस पे इंटरेस्ट मिले, और वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराता है फिक्स्ड डिपॉजिट। वहीं पे सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो करेंट अकाउंट्स में मिलता है। तो अगर आप ये आंसर पढ़ लेते हो सिक्स वाला आंसर, तो आपको ओवरऑल काफ़ी कुछ नॉलेज जो है, क्योंकि आपके इस लेसन का मेन हेडिंग था मनी एंड क्रेडिट, तो इस बेसिस पे आपको काफ़ी सारा यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कंप्लीट लेसन का ही। नेक्स्ट अब आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी मे emerge 30 years फ्रॉम नाउ। तो आज से 30 साल बाद और कौन से न्यू टाइप के मनी जो है वह इमर्ज हो सकते हैं। स्टूडेंट अब इसका जो आंसर है ना, वो उस बेसिस पे है कि जब आपका ये बुक प्रिंट हुआ था ना, उस टाइम पे ये न्यू चीज़ें जो हैं वो नहीं आई थी, तो उस बेसिस पे ये आंसर है। आज की डेट में ये सब चीज़ अब एग्ज़िस्ट करता है, तो उस समय के हिसाब से 30 इयर्स में ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट कर सकती थी जो आज की डेट में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव सीन द इवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम मेटल करेंसी टू प्रेजेंट पेपर करेंसी गारंटीड बाय द सेंट्रल बैंक। तो क्या होता है, मनी का इवोल्यूशन हम लोग देखते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत पुराने जब भी आप पढ़ते हो, अर्ली स्टोन एज से लेकर क्या हुआ, आप इधर जब नया नया मेटल वगैरह आया था, कॉपर एज आ गया, आयरन एज आ गया, उस टाइम पे मनी जो है वो मेटल करेंसी होता था ना, मेटल का होता था। जैसे गोल्ड के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन्स होते थे, ब्रॉन्ज के होते थे, कभी कॉपर के भी होते थे। तो इस टाइप से मनी का इवोल्यूशन हम लोग देखें कि पहले मेटल करेंसी होता था और आज के डेट में वो पेपर करेंसी पे आ गया है, जो कि सेंट्रल बैंक के थ्रू गारंटीड होता है। नाउ नेक्स्ट 30 इयर्स में दूसरे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी और ट्रांजैक्शन सिस्टम्स जो है वो भी इवॉल्व हो सकते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड्स जो कि अब है ना, डेबिट कार्ड्स, ई करेंसी, मोबाइल या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये सारा कुछ अब अवेलेबल है, लेकिन यहाँ के बेसिस पे नेक्स्ट 30 इयर्स का पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका 8 क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी डन टू मेक बैंक लोन्स अवेलेबल टू एवरीवन। हर किसी के पास, हर किसी के लिए बैंक लोन जो है वो अवेलेबल रहे, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हर किसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन मिले, वो चीज़ उनका मतलब बढ़ जाए। अब जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि हर सेक्टर के लोगों को इकोनॉमिकली वो चीज़ जो है वो मिल जाए। अब सेक्टर की बात हो रही, तो सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर यहाँ पे इकोनॉमिकली 3 फॉर्म में डिवाइडेड रहता है। एक तो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है और एक सर्विस सेक्टर होता है। तो हर एक सेक्टर के लोगों के पास में जो भी सारे यहाँ पे क्राइटेरियाज़ होते हैं लोन के, वो उस चीज़ को वो फुलफ़िल कर पाए, इस तरीके का क्राइटेरिया जो है वो बनाना चाहिए। और जो लोन है वो कब दें, तो जब कैपिटल जनरेट कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए, कंजम्पशन बेस्ड पर्सनल लोन्स जो भी होते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे मतलब उन लोग को मिले। ये आपका हो सकता है आंसर। नेक्स्ट है अब आपका नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ डज़ अ लोन दैट कैन इंक्रीज आवर इनकम ऑल्सो ट्रैप अस इन द वेब ऑफ डेब्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स फ्रॉम अराउंड यू। यानी कि वो लोन जो कि हमारे जो भी सारे इनकम है उनको इंक्रीज़ करता है, उसके अलावा वो हमको डेप्थ के वेब में भी फंसा सकता है। वेब मतलब जाल बोल सकते हो, जाल ही है, और डेप्थ के उसमें मतलब वो हमको फंसा भी सकता है। तो लोन किस, ओवरऑल ये बोल रहा है कि लोन किस तरीके से आपका यूज़फुल है, तो वो कैसे आपके लिए ऑन द अदर हैंड हार्मफुल भी बन सकता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने। तो व्हेन एन इंडिविजुअल टेक्स अ लोन, ही मस्ट मॉडरेट एन एसेट एंड प्रोवाइड अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या होता है, जब भी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो लोन लेता है, तो वो क्या करता है, प्लेज ले रहा है। मॉडरेज का मतलब होता है प्लेज, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख दी थी यहाँ पे कि आपको समझ आ जाए। तो उसको प्लेज भी साथ में एक तरीके से वो एक प्लेज लेता है कि वो एक
सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर पे करेगा, क्योंकि लोन अगर वो जितने भी अमाउंट का लिया है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। लेकिन जब वो फेल हो जाता है इस चीज़ को पे करने के लिए, तो क्या होता है, लोन को जब वो पे करना नहीं कर पाया, ईएमआईज़ नहीं दे पाया जो भी, तो फिर वहाँ पे जो उसको लोन पे किया था वो क्या करता है यहाँ, कि उसका जो भी प्लेज्ड प्रॉपर्टी होता है ना, जो भी प्रॉपर्टी वो वहाँ पे मॉर्टगेज किया हुआ है, उस चीज़ को वो ले लेते हैं एंड उस प्रॉपर्टी के थ्रू वो लोग अपना लोन जो है वो रिकवर करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो डेब्टर है वो पे ही नहीं कर पा रहा है, लोन्स को पे बैक नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो कि एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे अगर एग्रीकल्चरल लोन लिया था कोई, लेकिन क्या उसका क्रॉप फेलियर हो गया, क्रॉप्स हुए ही नहीं उस तरीके से, या फिर मान लो कोई इंसान किसी और वजह से लोन लिया था, मान लो अपने कंपनीज़ वगैरह के लिए लिया था, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया हो, या फिर कोई पर्सनल लोन लिया था किसी पर्सनली अपने काम के लिए और वो काम उसका वो फेल हो गया हो, तो इन सब वजह से वो अपने लोन को तो पे नहीं कर पाता है। और जब वो लोन नहीं पे कर पाता है, तो अब वो बेसिक जो अमाउंट लिया था वो भी नहीं दे रहा है, प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होते होते इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके लिए वो बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। एंड लास्ट में कंपनी क्या करती है, फिर आप जिससे लोन लिए हो, मान लो बैंक से लोन लिए हो, तो बैंक क्या करते हैं, आप अपना जो प्रॉपर्टी वहाँ पे उनके प्लेस किए थे, उस प्रॉपर्टी को वो लोग अपने अंडर ले लेते हैं एंड उससे वो अपना मनी रिकवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से लोन कुछ हद तक जैसे आपके फ़ायदे इंक्रीज़ आपके उसमें बोल सकते हो कि आपको फ़ायदा भी हो रहा है लोन लेने से, वैसे ही यहाँ पे अगर आप उस चीज़ को पे बैक नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरीके से आपके लिए ये बहुत बड़ा लॉस भी बन जाता है। देन आपका 10th क्वेश्चन है, व्हाई आर टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड, गारंटी मॉर्टगेज एक्सेट्रा नेसेसरी फॉर गिविंग अ लोन? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल फॉर ईच कंडीशन। तो यहाँ पे ये सारे जो टर्म्स यूज़ हुए हैं, लोन देते वक़्त ये सारे टर्म्स का क्यों ज़रूरत पड़ता है एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने। तो शॉर्ट आंसर भी है इसका भी और लॉन्ग भी है। लॉन्ग मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस आंसर के लिए तो आप लॉन्ग लिखिए तो बेटर है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन भी करता है। तो भी से जैसे शॉर्ट वाला है तो मैं पहले वो बता दे रही हूँ। देयर आर वेरियस कंडीशंस विच आर नेसेसरी टू फुलफिल बिफोर गेटिंग एनी लोन। कोई भी लोन लेने से पहले बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिनको कि फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो गया, जो कि आप लोन ले रहे हो अगर तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा जो आपको पे करना ही करना है। उसके अलावा दूसरे एसेट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सारा चीज़ जो आपका दिया है, तो इंटरेस्ट रेट तो आप देख लिए। तो इसके अलावा क्या होता है, कोई भी एक प्रॉपर्टी आपको प्लेस करना पड़ता है, लाइक कोई भी बिल्डिंग या फिर लैंड या फिर व्हीकल या लाइफ स्टॉक या बैंक डिपॉजिट, कुछ भी क्रॉप, कुछ भी आपको वहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है वो प्लेस करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो, तब बैंक क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो अपने लोन को रिकवर कर पाएगा। तो लोन जो है उसको पे बैक करना और फिक्स टाइम के अंदर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब इसी चीज़ को आप नेक्स्ट पॉइंट वाइज़ या फिर और बेटर कैसे लिख सकते हो, कि टर्म्स लाइक इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड, गारंटी एंड कोलेटरल आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट बोथ लेंडर एंड बोरोवर इन अ लोन। लोन में जो लेंडर है यानी कि जो लोन दे रहा है, और जो बोरोवर है यानी कि लोन जो ले रहा है, इन दोनों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एसेंशियल होते हैं। जो आपको पूछा था यहाँ क्वेश्चन में ही कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्यों एसेंशियल हैं, तो वो इसीलिए एसेंशियल है ताकि लेंडर और बोरोवर दोनों ही जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहें। नेक्स्ट, अब वो किस तरीके से, तो हर एक पॉइंट जो लिया था ना सबको एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे इंटरेस्ट रेट क्यों एसेंशियल है, ताकि जो लेंडर है उसको भी कुछ मनी जो वो दे रहा था तो उसके बदले वो भी कुछ अर्न कर पाए। नेक्स्ट, टाइम पीरियड क्यों रहता है, एक डेडलाइन होता है रीपेमेंट का, ताकि दोनों को ही पता रहे, जो लेंडर है और बोरोवर दोनों को ही, कि हाँ देखो जो बोरोवर है उसको अगर टाइम पीरियड नहीं दोगे कि डेडलाइन है तुमको इतने दिन में वापस करना है, तो वो तो आराम से आपको कभी भी करेगा ना। और यहाँ पे क्या है कि डे बाई डे इन्फ्लेशन तो बढ़ता है, लाइक आज के डेट में कोई चीज़ अगर आप 10 रुपीज़ में ले रहे हो तो कल वो 12 में मिलेगा। तो अगर आप किसी से आज बोरो किए थे 10 रुपीज़ एंड आप उसको 100 ईयर्स बाद अगर दे रहे हो, तो क्या फ़ायदा है उसका। तो इसलिए एक डेडलाइन होना चाहिए। आज के डेट में उस 10 रुपीज़ का वैल्यू था, 100 ईयर्स के बाद नहीं रहेगा, तो इसलिए डेडलाइन इंपॉर्टेंट है। तो लेंडर और बोरोवर दोनों के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है गारंटी। तो गारंटी जो है वो श्योर करता है ना कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी जैसे गारंटी कर रहे हो कि हाँ अगर मैं लोन ना दूँ तो आपके पास ये प्रॉपर्टी आप इससे अपना रिकवर कर सकते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो भी वहाँ पे पैसा लिया गया था वो रीपे हो जाए। तो उसके बाद है कोलेटरल, जैसे कि सिक्योरिटी की बात हो रही है कि लेंडर जो है वो सेफली अपना जो भी अमाउंट है उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट जितना वो दिया था एटलीस्ट उतना उसका वो रिकवर हो जाए जब वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल भी पूछा था ना यहाँ पे, तो एग्जांपल ले लो कि आप एक हाउस, इफ़ यू बोरो टू बाय अ हाउस, कोई एक घर खरीदने के लिए आप पैसे लिए थे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन करेगा एक्स्ट्रा कॉस्ट को, और
जो टाइम पीरियड आप सेट करते हो उतने टाइम में आपको वो पेमेंट जो है वो देना होगा, नहीं तो फिर जो हाउस आप ले रहे थे ना वो हाउस इटसेल्फ क्या बन जाएगा, कोलेटरल यानी कि मॉर्टगेज जो बोलते हैं हम, प्लेस्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि आप ये हाउस लेने के लिए लोन लिए थे। अगर आप लोन नहीं पे किए तो कल को यही हाउस जो है वो उनका हो जाएगा जो आपको लोन दिए थे। नेक्स्ट अब आपका 11th क्वेश्चन है, इफ़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिड नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स व्हाट इम्पैक्ट वुड इट हैव ऑन मनी एंड क्रेडिट सिस्टम। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अगर कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मनी और क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट सिस्टम के ऊपर। So if the Reserve Bank of India would not control the commercial banks, that there would be many effects like, बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ेंगे अगर रिजर्व बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता है। क्या क्या है, तो क्रेडिट वुड ओनली बी एबल टू बी द रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट टू द एग्रीकल्चरल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, और एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट वुड बी चार्ज बाय द बैंक। पॉइंट वाइज ही बता देती हूँ। फर्स्ट दिया था कि क्रेडिट जो है वो सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा, जैसे कि सोसाइटी में जो दूसरे सेक्शंस हैं जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। उसके अलावा एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट जो हैं वो चार्ज किए जाएंगे बैंक्स के थ्रू, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा। अगर लोन डिफ़ॉल्ट या फिर नॉन पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट कोई नहीं पे कर पा रहा है, इन सब की चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रोल रखे बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स पे, और ये नेसेसरी है नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी जो है कंट्री का वो यहाँ पे बढ़ा रहे। नेक्स्ट अब आपका 12th क्वेश्चन है, क्रेडिट इज नीडेड फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड ट्रेड, गिव एनी 3 एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन। तो क्रेडिट जो है वो पर्सनल एक्सपेंडिचर और ट्रेड दोनों ही चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके 3 एग्जांपल्स आपको देने हैं। पर्सनली आपको खर्च करना है या फिर ट्रेड करना है, मतलब बिजनेस करना है, दोनों में। तो क्रेडिट जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड ट्रेड, एंड हियर आर द 3 एग्जांपल्स। फर्स्ट है पर्सनल एक्सपेंस, अगर आपको खुद के लिए खर्च करना है तो अ पीपल माइट टेक अ लोन टू पे फॉर मेडिकल बिल्स। मान लो आपको मेडिकल बिल्स देने हैं या फिर आपको गाड़ी खरीदनी थी तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, या फिर हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, तो इसके लिए क्रेडिट यानी कि लोन का तो ज़रूरत है। तो अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इतने बिग एक्सपेंसेस का तो वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इस केस में क्रेडिट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट ये है, अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं उनको जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए या फिर रेंट पे करना हो या जो स्पेस चाहिए हो या स्टाफ हायर करना है या फिर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है, उन सब चीज़ों के लिए वो लोन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी उसको एक बड़ा कैपिटल चाहिए था। तो जो क्रेडिट है उसके हेल्प से वो ईज़िली ग्रो हो सकता है और उसके लिए वो प्रॉफिटेबल भी होगा। नेक्स्ट है एक्सपैंडिंग ट्रेड, अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई शॉप है और उसके बाद आपको अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टॉक इंक्रीज़ करना है या फिर कस्टमर डिमांड को पूरा करना है या फिर अपने प्रॉफिट को ही बूस्ट करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्रेडिट आप ले सकते हो। तो ये जो क्रेडिट है वो पर्सनल एक्स वेल एज़ जो ट्रेड है उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर ट्रीटिंग डिपॉजिट्स इन बैंक एज मनी। तो बैंक में जो हम डिपॉजिट करते हैं ना उन सब चीज़ों को मनी के फॉर्म में लेना, वो उसके क्या सारे बेसिस होते हैं। डिपॉजिट्स इन द बैंक्स आर लायबिलिटीज़ ऑन द बैंक विच इट मस्ट पे बैक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि डिपॉजिट जो भी हम करते हैं ना बैंक में वो उनके ऊपर लायबिलिटीज़, मतलब आप बोल लो कि उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में क्या करें, आपको पे बैक करें। तो बैंक जो है वो इस मनी को सर्कुलेट करता है इन द फॉर्म्स ऑफ लोन्स या फिर पब्लिक के पास या फिर दूसरे बिजनेसेस के पास, ताकि वो इनसे इंटरेस्ट अर्न कर सके। In a way, it helps in the circulation of money in an economy and ensures economic growth। यानी कि ओवरऑल क्या होता है कि एक तरीके से वो एक मनी का सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक्स कैन बी यूज्ड इन फॉर्म्स ऑफ डेबिट कार्ड पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। तो जो भी हम मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो डेबिट कार्ड पेमेंट्स या फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के फॉर्म में या चेक्स या डीडी के फॉर्म में जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। Now, bank ensures that a certain amount which is transacted by account holder would be transferred to the targeted account without the involvement of any physical currency। क्या होता है, बस एक नंबर होता है ना आपके अकाउंट में जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है, कोई भी फिजिकली करेंसी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सिर्फ वो पॉइंट था जो कि आपके बैंक से दूसरे के बैंक में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए मनी जो भी हम डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में वो भी एक फॉर्म ऑफ मनी है और वो क्या होता है, यूज़ होता है वेरियस मेथड्स के थ्रू।
तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपके इस लेसन का सारा ही क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन आंसर्स आपको पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।